Good morning, students. In last class, we were discussing about the rebels in the Raj chapter. 11th chapter was that, and it was related to the 1857 revolution. We completed the chapter. We were in that chapter studying about the several images of पोर्ट्रेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन। उसके अंदर हमने देखा खूब सारे ब्रिटिश लोगों ने अलग अलग पोस्टर्स बनाए थे। उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी को, उनकी ग्रेटफुलनेस को, उनकी काइंडनेस को बताया, और वहीं इंडिया को क्या बताया, बारबरिक पीपल। उसके बाद एक इमेज आती है जिसमें झांसी वाली रानी का कुछ फोटोग्राफ्स है, जो शायद किसी मूवी का पोस्टर और कुछ नहीं है। तो ऐसा हम लोगों ने सबने देखा कि इमेजेस से हमको कैसे अलग अलग information मिलती है about the revolution or about that particular incident history. So students, we will start the next chapter, Bhakti Sufi traditions, changes in the religious belief and devotional text. भक्ति और सूफी ट्रेडिशन जो है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और लगभग अप्रॉक्स ऑल द एग्जामिनेशन कंटेंट दिस टॉपिक इन देयर सिलेबस। इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वेदर इट इज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और द एकेडमिक एग्ज़ाम्स, सबके अंदर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स होता है। और भक्ति सूफी ट्रेडिशन से अप्रोक्स हमेशा 3 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स होता है, इससे कोई बाहर नहीं आता। तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ एक टॉपिक लिखा है, न्यू टेक्सटल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू द पोएट सेंट। यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशन क्या है, हमको इसको समझ लेना चाहिए। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी नो अबाउट द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। देखो स्टूडेंट्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस क्या होते हैं, जब इंडिया के अंदर क्या कर, पहले एक रिलीजन है जिसको हिंदू धर्म बोला जाता है। हिंदू जो रिलीजन है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहे। तो क्या हुआ, पहले जो रिलीजन था जिसको हम वैदिक वाला, वैदिक एरा वाला जो हम टाइम बोलते हैं, उसके अंदर हिंदू रिलीजन पीक पर था। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आफ्टर वाइल मीन वाइल के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो नीचे डिक्रीज होता गया, फिर उसके बाद वापस स्टार्ट होता है। तो ये जो वापस अप लेने का जो टाइम आया, ये था 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी से लगभग 15th और 16th सेंचुरी, 8th, यानी इसमें देखो ऊपर लिखा है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 8 से 18, 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी क्या हुआ, अप्स एंड डाउन्स है। तो जब उन्होंने अपना वापस ग्राफ को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो वो ग्राफ जो ये ट्रेडिशन था, हिंदू रिलीजन जो था, उसके अंदर एक नया ट्रेडिशन इमर्ज हुआ जिसको बोला गया भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन में क्या था, उन्होंने जो गॉड का वर्शिप था उसके ऊपर एम्फेसाइज किया थ्रू द भक्ति। पहले जो होता था वो अलग अलग यज्ञ सेक्रीफाइसेस होते थे, बड़ी बड़ी वर्शिपेज होती थी, ये सब होता था, पूजा, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते। लेकिन अब जो होने लगा वो क्या होगा, थ्रू द भक्ति होने लगा। भक्ति के अंदर उनके भक्ति के अंदर हो सकता है चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड। इसके सूफी के अंदर भी, सूफीज़्म एंड दिस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो क्या हुआ कि जब भक्ति ट्रेडिशन के अंदर क्या हुआ, उन्होंने होली नेम के ऊपर, उन्होंने चैंटिंग के ऊपर बल दिया है, और फिर उसके बाद उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इसको डीटी वर्शिप को किया है, या जो सोसाइटी है उसके अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटी जो डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में, जो लोअर क्लास वाले लोग हैं जिनको अलग कर दिया गया सोसाइटी से हायर कास्ट वाले लोगों ने, तो उनको वापस यूनाइट करने के लिए, सब लोगों को यूनाइट करके एक मीडियम बनाया था कि वो अपना जो रिलीजन है उसको नहीं छोड़ें और इसमें आगे बढ़ते रहें। तो अलग अलग भक्ति ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन क्या था, सूफीज़्म क्या है, जो इस्लाम था उसका एक छोटा ब्रांच कह सकते हैं। इस्लाम के जो ट्रेडिशनल या जो कंजर्वेटिव जो मोड चला आ रहा था, उसके अंदर क्या था, जो इस्लामिक जो गुरु थे, इस्लामिक जो लीडर्स थे, उनको उल्मा बोला जाता है। वोट उल्मा, मैं इसको लिख देता हूँ स्क्रीन पर, उल्मा। तो उल्मा जो है, उल्मा जो है वो कहते हैं मुस्लिम जो होते हैं इस्लामिक, वो लीडर्स होते हैं, गुरु होते हैं, एक टाइप से टीचर्स ऑफ द प्रीचर्स ऑफ द इस्लाम। तो उन लोगों ने क्या किया, इंटरप्रिटेशन दिया था कुरान के ऊपर, कुरान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से दिया।
तो जो सूफ़ी जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि वी डो नॉट बिलीव इन योर इंटरप्रिटेशन, हम गॉड को समझ सकते हैं थ्रू बाय द कुरान, थ्रू द मोहम्मद पैगंबर और थ्रू ऑन आवर प्रैक्टिसेस, हम अपनी प्रैक्टिस से खुदा को समझ सकते हैं, गॉड को समझ सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो वाला ट्रेडिशन चला उसको बोला गया सूफिज़्म। सूफ एक टाइप का वुलन होता है जिसकी जो काम्बल ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उनको बोला जाता है सूफ़ी। सूफ क्या है? SUF, सूफ का मतलब होता है एक टाइप ऑफ वुलन, और उस वुलन से बनी हुई जो काम्बल होती है उसको ओढ़ने वाले सूफ़ी हो गए, ब्लैंकेट जो होती है। तो इसके अंदर एक वर्ड मेरे को अच्छा मिला है जो आपको कहीं पर भी काम आ सकता है, एक नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि हेगियोग्राफीज़ क्या होता है। एक टर्म आती है इसके अंदर हेगियोग्राफीज़, ये देखिए। ये है हेगियोग्राफीज़। हेगियोग्राफीज़ क्या होता है? द बायोग्राफीज़ ऑफ द सेंट्स। जो बायोग्राफीज़ ऑफ द सेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है हेगियोग्राफी या हेजियोग्राफी। क्यों? क्योंकि जो बायोग्राफीज़ ऑफ द सेंट्स आर नॉन एज हेजियोग्राफीज़, रिटन बाय देयर फॉलोअर्स, और उनके फॉलोअर्स इसको लिखते थे। मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस, जो उनका रिलीजन होता था, उनका जो संप्रदाय सेक्टेरियन होता था, सेक्टर होता था या सेक्ट, सॉरी इट इज़ द राइट वर्ड इज सेक्ट। सेक्ट से संप्रदाय और सेक्टेरियन से सांप्रदायिक होता ना, सांप्रदायिक दंगे, तो सेक्ट हो गया। These may not be literally accurate but allow a glimpse into the ways in which devotee perceive the lives of this path। तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। सूफीज़ में भी समझ लिया है, भक्ति और सूफी दोनों ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो पुराने रिचुअल्स एंड द बिलीफ्स जो कंटिन्यू चले आ रहे थे एक परंपरा में, एक मोड के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर, वो कहाँ ब्रेक हुए और उन्होंने कहाँ से अपना नया मॉडर्नाइजेशन किया या उसको रिफॉर्मेशन किया। भक्ति ट्रेडिशन इज़ नॉट ए न्यू ट्रेडिशन इन द रिलीजन, और सूफीज़म इज़ नॉट ए टाइप ऑफ न्यू रिलीजन। ये क्या है? उनका रिफॉर्मेशन है, उनमें कुछ रिफॉर्म्स आए, उनमें कुछ चेंजेस आए, वो एक नया पार्ट बन के निकल गया जिसको बोला जाता है भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति जो ट्रेडिशन था उसके इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश माने जाते हैं रामानुजाचार्य। ही वॉज फ्रॉम द साउथ इंडिया। याद रखेंगे। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते थे। फर्स्ट पेज इस चैप्टर इज mosaic of religious belief and practices. Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and the goddess in sculptures as well as in text. At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities Vishnu, Shiva and the goddess, each of whom was visualized in a variety of form. Mosaic of religious beliefs and practices. कुछ चेंजेस आए। मोजाइक का मतलब होता है ऐसे कुछ चेंजेस आए जिसके अंदर जो इतने सारे देवी देवता, लगभग 33 करोड़ गॉड एंड गॉडेज आर मेंशन इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो उनके बाद क्या हुआ कि कुछ जो गॉड थे उनके ऊपर ये लिमिटेड हो गया। उसमें है विष्णु, शिव और गॉडेस पार्वती, दुर्गा देवी, माता जी जिसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि मोजाइक ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स, यानी जो रिलीजियस बिलीफ था उनको क्या किया गया, उसको पेंटिंग रूप में या स्कल्पचर्स के रूप में उसको विजुलाइज किया गया। विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉड एंड गॉडेस। तो क्या हुआ कि 3 गॉड और जो गॉडेस थे यानी शिव, विष्णु एंड देवी पार्वती, माता जी जिनको बोला जाता है, उनका डिटीज वर्शिप ज़्यादा एक्सपांड हो गया। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स यानी खूब सारे जो बिलीफ्स थे, खूब सारे जो पूजा के जो टेक्निक्स थी, उनका इंटीग्रेशन हुआ। इसको पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट सजेस्ट दैट देयर वर at least 2 processes of work. One was a process of dismantling a Brahminical ideas. This is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskrit words explicitly. तो स्टूडेंट्स क्या था कि
तो स्टूडेंट्स क्या था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा नाइट फिल्टर ऑन हो गया। तो हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, द हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स। ये डेवलपमेंट्स हुआ किसमें, कल्ट्स का मतलब होता है पूजा पद्धति, जिस तरफ से उनका वर्शिपिंग टेक्निक था, वर्शिपिंग स्टाइल था, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, उसके बारे में इंटीग्रेशन, इन खूब सारे साथ हो गए। तो वन वॉस, उन्होंने बोला कि दो टाइप के वहाँ पर प्रोसेसेस ऑफ वर्क, यानी दो तरीके से वर्क हो रहे थे। पहला क्या था वर्क, पहला वर्क ये था स्टूडेंट्स कि एक ब्राह्मणिकल आइडियाज़ वो थे जो जिनका कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट एंड सिंपल संस्कृत वर्क्स। उन्होंने क्या किया, पुराणों का जो सिंपल संस्कृत वर्क्स के अंदर कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन, तीनों उन्होंने किया सिंपल संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। सिंपल संस्कृत, नॉट टफ लैंग्वेज। वेदों की जो संस्कृत है बहुत टफ है, बट महाभारत रामायण की थोड़ी हल्की टफ है, और जो पुराण है उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो उनके अंदर उन्होंने प्रिजर्वेशन किया। साथ ही साथ क्या बोला था, शूद्रास एंड वुमन आर एग्जाम्पलीफाइड फ्रॉम दीज कल्ट्स। उन्होंने ये बोला है कि जो शूद्र हैं एंड द वुमन है, उनको क्या किया गया है, इस जो ये स्ट्रीम जो चल रहा है, पुरानिक ट्रेडिशंस हैं, वैदिक ट्रेडिशंस हैं, उनको उनसे एग्जाम्पलीफाइड किया, हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग एट द सेम टाइम। तो जो वैदिक ट्रेडिशन, पहले देखना, इसको समझना ऐसे होगा कि जो पुराना जो वैदिक ट्रेडिशन था, जो पुराने जो वैदिक लिटरेचर्स थे, उसके अंदर ये था कि जो शूद्र हैं, वो जो वुमन है, दे डू नॉट रीड द वेदास, वो कोई रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते हैं। वुमेन्स को परमिशन थी, बट अगर वो अपने हस्बैंड के साथ हैं तो वो रिचुअलिस्टिक कर सकेंगे, बाकी सेल्फ कुछ नहीं कर सकते हैं। शूद्रास को नहीं था ये राइट कि वो सेक्रीफाइसेस करे। तो क्या हुआ, जो ब्राह्मणिकल जो एक ग्रुप था, एक उन्होंने क्या किया कि उनको पहले संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल किया, कंप्रेस किया, कंपाइल किया, कंपोज किया, और साथ ही साथ क्या किया, उनका प्रिजर्वेशन किया। किस लिए, ताकि जो ये लोग हटे हुए हैं ना, ये जो लोग साइड में हो चुके हैं, दोज हु आर एग्जाम्पलीफाइड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस मेन स्ट्रीम, उनको साथ में लिया जा सके, उनको एक साथ जोड़ दिया जा सके। इधर लिखा है इन्होंने, देखो क्या कहा गया है कि कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन, इसका मतलब ये देखो, संस्कृत वर्ड्स एक्सप्लिसिटली मेंट टू द एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग। यहाँ तक होता है कि जो लोग शूद्र और वुमेन जो वैदिक लर्निंग से एग्जेम्प्टेड थे, उनको एक्सक्लूड कर रखा था, निकाल रखा था। उन लोगों के पहुँच के लिए उनको वापस उसमें इंक्लूड करने के लिए उन्होंने क्या किया, पुरानिक ट्रेडिशंस दिए। पुराण को कोई भी पढ़ सकता है, दे कैन, ऑल द शूद्रास एंड वुमेन कैन रीड द पुरानिक स्क्रिप्चर्स, बट वैदिक लर्निंग्स के लिए वो एलिजिबल नहीं थे। एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकंड प्रोसेस। पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि पुराणों का कंपाइलेशन, कंपोजिशन, प्रिजर्वेशन किया फॉर द एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। पहला तो वर्क ये हो गया। दूसरा वर्क क्या बोलते हैं, एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकंड प्रोसेस, एक वर्क that of the brahmanas accepting and reworking of the beliefs and practices these and other social categories। उसमें क्या किया, ब्राह्मण जो थे उन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया, उनके साथ वापस रिवर्क करना स्टार्ट किया, बिलीफ्स, रिवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। इनफैक्ट मैनी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड through continuous dialogue between what sociologists have described as great सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन एंड ए लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड। दोनों काम, यानी दो काम साथ में हो रहे थे। पहला उन्होंने पुरानिक ट्रेडिशंस को साथ में लिया है, दूसरा क्या, लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड, और छोटा सा ट्रेडिशन भी चला है। दो बोला उन्होंने, क्या बोला है कि इन फैक्ट मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू ए कंटिन्यूस डायलॉग। एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर काम चल रहा था, वापस उनको यूनाइट कर रहे, बिलीव्स एंड, बोला ना इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी जो पूजा पद्धतियाँ अलग अलग लोगों के पास थी, उन सबका यूनिटेशन हो रहा है। बिटवीन व्हाट सोशियोलॉजिस्ट से डिस्क्राइब्ड a great Sanskritic Puranic tradition and little tradition throughout the land. One of the most striking example of this process is evident in Puri, Odisha, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, literally Lord of the world, a form of Vishnu. जो जगन्नाथ को बोला गया है कि लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम विष्णु है। जगन्नाथ कौन है, स्वयं विष्णु के फॉर्म है। ये 12th सेंचुरी में उन्होंने बताया।
ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन होता क्या, इसका मतलब हम समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, इसको देखते हैं. द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वर कॉइंड बाय ए सोशियोलॉजिस्ट नाम रॉबर्ट रेडफील्ड. उसने टर्म दी है इन द 20th सेंचुरी में टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट्स सोसाइटी. यानी जो पीजेंट्स वालों की जो सोसाइटी, यानी जो कृषक जो हैं, खेती करने वाले लोग हैं, पीजेंट्स वाले जो लोग हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, कल्चरल प्रैक्टिस होती थी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है कि ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन. ग्रेट ट्रेडिशन क्या, लिटिल ट्रेडिशन क्या. ही फाउंड दैट द पीजेंट्स ऑब्जर्व रिचुअल्स एंड कस्टम द emanated from dominant social categories including priests and rulers. These he classified as part of the great tradition. उन्होंने बोला है कि जो पीजेंट्स का जो रिचुअल्स एंड कस्टम्स थे दैट emanated from the dominant social categories. जो डोमिनेंट जो सोशल कैटेगरीज थी उनसे थोड़े अलग और उन्हीं के उतरे हुए लोग, emanated यानी उनसे, उन्हीं से प्राप्त हुई चीज़ें थी, उन्हीं से उन्होंने इनको अपने पास लिया था. सोशल कैटेगरीज इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड रूलर्स. जो सोशल कैटेगरीज होती थी या प्रीस्ट होते थे या रूलर्स होते, उनको देखा है, उन्होंने जैसा किया वैसे उन्होंने फॉलो किया. दूसरा क्या बोलते हैं, दीज ही क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन. ग्रेट ट्रेडिशन यानी जो ऊपर वाले लोग फॉलो करते हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन, यानी प्रीस्ट हो गए, रूलर्स हो गए, और जो हायर क्लास वाले लोग हैं, डोमिनेंट जो लोग हैं, वो लोग जिन ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं, जिनको उन्होंने अपना लिया, जिन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यानी पीजेंट्स लोग अपने ऊपर वालों को देख के फॉलो करते हैं जो ट्रेडिशंस, उसको बोला जाता है ग्रेट ट्रेडिशन. एट द सेम टाइम पीजेंट्स ऑल्सो फॉलोड लोकल प्रैक्टिसेस दैट डिड नॉट नेसेसरी कॉरस्पॉन्ड विद द those of the great tradition. These included within the category of little tradition. He also noticed that the both great and little tradition changed over time through a process of interaction. देखो, दो ग्रेट और लिटिल को समझने का यही तरीका मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं. वेयर इज़ द ब्रश, हियर इज दिस. तो देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन, ये कलर, ये है लिटिल, ये है ग्रेट. तो लिटिल के अंदर क्या आएगा, जो उनके सेल्फ मेड थे, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो थे सेल्फ मेड प्रैक्टिसेस थे, जो वो लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते, यानी कि, और ग्रेट होते हैं जो उन्होंने ऊपर वाले लोगों से देखी है, गॉट फ्रॉम द हायर प्लेटफॉर्म्स, हायर डोमिनेंट ग्रुप. तो स्टूडेंट्स क्या है कि लिटिल का मतलब, ग्रेट को समझ लेंगे तो लिटिल समझ में आ जाएगा. ग्रेट का मतलब होता है कि वो सारी कल्चर एंड ट्रेडिशन विच दे गॉट फ्रॉम द डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. यानी कि हमने, मान लीजिए हमको कभी कुछ चीज़ें होती जो हम किसी और को देख के सीखते हैं. जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो कबीर सिंह जो मूवी आई थी उसके अंदर सब लोगों ने अपनी अलग एक दाढ़ी जो होती है, बियर्ड होती है, उसका शेव किया, अपने बालों को सीखा. तो जैसा हायर लोग ने उन्होंने प्रैक्टिस किया है वैसा ही हम लोगों तक पहुंचा दिया गया. तो क्या होता था कि जो सोसाइटी के जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, वो प्रीस्ट होते हैं या ब्राह्मण हो गए या पुजारी वर्ग हो गया या रूलर वर्ग होते हैं, वो जिन जिन रिचुअल्स को फॉलो करते थे, वही रिचुअल्स या कल्चर जब पीजेंट्स ग्रुप में उतर के आ जाते हैं, वो पीजेंट्स जब उनको फॉलो करते हैं, तो ये होता है ग्रेटर ट्रेडिशन. ग्रेट ट्रेडिशन बिकॉज ऊपर वाले लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं, नीचे वाले लोग उनको देख के फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कुछ एक ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो हायर लोग कभी नहीं फॉलो करते, बट जो लोअर लोग होते हैं उनके पास अपने हिसाब से उनको बना लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं. खूब सारे ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले लोग नहीं करते हैं, बट नॉर्मल जो लोग होते हैं, पीजेंट्स वर्ग जो होता है, पीजेंट्स जो क्लास वाले जो पीपल्स होते हैं, दे यूज टू फॉलो दैट कल्चर्स विच दे डू नॉट गेट फ्रॉम विच दे डिडंट गॉट फ्रॉम द हायर क्लास. जो हायर क्लास या सोसाइटी के डोमिनेंट लोग होते हैं, उनसे उनको जो नहीं मिला है लेकिन अपने हिसाब से इमर्ज किया, उनको जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं लिटिल ट्रेडिशन. तो ग्रेट ट्रेडिशन ऊपर वाले लोगों से जो मिलती है, ऊपर वाले लोगों से जो नीचे आके मिली है, उसको बोला जाता है ग्रेट ट्रेडिशन. ऊपर से नीचे, ऊपर वाले लोगों को देख के जो फॉलो किया गया है वो ग्रेट ट्रेडिशन, और जो अपने हिसाब से इमर्ज किया गया है वो
लिटिल ट्रेडिशन। तो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। While scholars accept the significance of these categories and processes, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of quotation marks for great and little is one of way indicating this. केवल एक वे है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं और सुभद्रा जी हैं, तीनों हैं। और क्या है, लोग कहाँ मिलेंगे? पूरी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जब लोकल बिलीफ्स हायर ट्रेडिशन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रेट ट्रेडिशन। तो ऐसा ही ट्रेडिशंस सोसाइटी के अंदर चल रहा था। अब हमको उसके आगे देखना है। इफ़ यू कंपेयर फिगर नंबर 6.2 विथ फिगर नंबर 4.26 चैप्टर 4, you will notice that the deity is represented in a very different way. ये किसकी है? स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धिस्ट गॉडेस मरीची। मरीची जो है एक बुद्धिस्ट गॉडेस है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। उन्होंने ये बोला कि जब हम 6.2 और 4.26 को, तो 4.26 जो चैप्टर है, जो 4 चैप्टर है, वो पूरा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड। उसके अंदर भी एक ऐसा फोटो है, बट वो फोटो और इस फोटो में इस स्कल्पचर्स के अंदर बहुत डिफरेंट है। इन दिस इंस्टेंस ए लोकल डिटी हुज इमेज वाज एंड कंटिन्यूज टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल्स स्पेशलिस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु। इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि जगन्नाथ जी के जो विग्रह होते हैं, जो उनका जो बनता है, वो जगन्नाथ जी जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वुड से बनाए जाते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि लोकल ट्राइबल्स हुज इमेज वाज कंटिन्यूज टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट, वो हमेशा उनको लकड़ी से बनाया जाता है। उनका दारू विग्रह होते हैं, यानी दारू यानी लकड़ी होती है, उससे जो बनाए जाते हैं विग्रह, जो भगवान बनते हैं वो लकड़ी से बनते हैं। और वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्म ऑफ विष्णु, जो जगन्नाथ जी वो विष्णु ही हैं, अवतार ही हैं, उनके फॉर्म ऑफ विष्णु हैं। एट द सेम टाइम विष्णु वाज विजुअलाइज्ड इन ए वे दैट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। उन्होंने ये बोला है कि अब पूरे पार्ट के अंदर जो विष्णु का अलग फॉर्म है, कहाँ पर उन्होंने शंख चक्र ले रखा, हाथ में से 4 हाथ वाले, 4 भुजा चतुर्भुज हैं, कहीं पर कृष्ण है, कहीं पर राम है। तो यहाँ अलग स्पेशलिस्ट क्यों हैं? ये स्पेशलिस्ट उन्होंने क्यों बनाया है कि लकड़ी से क्यों बने, और इनका पूरा फॉर्म अलग है। इधर आप फोटो देखेंगे तो जगन्नाथ जी का फ़ोटो बिल्कुल अलग है, उनके हाथ ऐसे करके हैं और मुंह अलग है, ये सब कुछ अलग है। तो ऐसा क्यों फॉर्म है? तो उन्होंने बोला कि जो लोकल डिटी है उनका कनेक्शन कर दिया गया ग्रेट ट्रेडिशंस के साथ। तो इसका आंसर कभी दिया जाएगा कि वाई ही हैज़ दैट फॉर्म। ये हिस्टोरियंस ने जो बोला है, ये इनको क्या बोल सकते हैं, सेकुलरिज्म का एक पार्ट है। Such instances of integration were evident amongst goddess cults as well. Worship of the goddess, often simply in the form of stones made with ochre, was evidently widespread. These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them an identity as a wife of the principal male deity. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. In other instances, the Parvati, the wife of Shiva. क्या किया कि जब लोकल जो गॉडेस होती थी उनका उन्होंने नामकरण कर दिया, क्योंकि उनको पुरानी ट्रेडिशन से रिलेट कर दिया और बोला कि ये पार्वती है जो वाइफ ऑफ शिवा है, ये लक्ष्मी है जो वाइफ ऑफ विष्णु है। जो लोकल डिटीज़ होते हैं उनको उनके साथ रिलेट करके उनको आइडेंटिटी दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड, उनका जो डिटी फॉर्म है वो वैसा ही है। इनको इस वाले जो पैराग्राफ है, इस वाला जो ये पार्ट है, इसको हमको अपने हिसाब से सोचना होगा। इट इज़ राइट बिकॉज सेकुलरिज्म। Difference and the conflicts often associated with the goddess were form of worship that were classified with the tantric. Tantric practices were widespread in the several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and practitioners often ignored difference, the caste and the beliefs. कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है कि ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस। अब डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं, यानी जो गॉडेस जो होगी, पार्वती माता जो गॉडेस जो होगी, उनको खूब सारे लोग काली माता की पूजा करते हैं, तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। तांत्रिक जो वर्ग है, वो ग्रुप है, वो कहाँ फैला हुआ है? अक्रॉस द, अब पूरे इंडिया के अंदर के सब जगह फैला हुआ, पूरे सेवरल पार्ट्स।
असम में कामाख्या चले जाओ, अपने इधर राजस्थान में आ जाओ, बंगाल के अंदर तो पूरा बंगाली जादू, काला जादू पूरा भरा पड़ा है, साउथ के अंदर होता है, मिड के अंदर होता है, उज्जैन वाला जो एरिया, सब जगह इनकी पूजा होती है, तांत्रिक लोग मिल जाएंगे। और ये तांत्रिक लोग कभी इस आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं कि ही इज़ फ्रॉम दैट क्लास, ही इज़ फ्रॉम दैट रिलीजन, ही इज़ फ्रॉम दैट जेंडर, मैन और वुमन। They do not have this type of differences. Many of these ideas influence Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern and northern and southern parts of subcontinents. Eastern यानी बंगाल वाला एरिया, साउदर्न नॉर्दर्न यानी ऊपर वो असम वाला एरिया, और साउदर्न दक्षिण वाला, साउथ वाला है, वो बोलते कि शिव शैविज्म है और प्लस बुद्धिज्म दोनों मिक्सचर हो गए तो क्या बन गए, तांत्रिक बन गए। All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as Hindu over the course of next millennium. The divergence is perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic tradition. The principal deities of the Vedic pantheon, Agni, Indra, Som, become marginal figures, rarely visible in textual or visual representation. And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiva and Goddess in the Vedic mantras, these have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered and authoritative. क्या हुआ कि एक वैदिक वाला जो एरा था उसके अंदर जो फेमस जो गॉड थे, जो उस टाइम के प्रिंसिपल डिटीज जो थे वो कौन थे, अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, वायु, मरुत, ये सब क्या थे, उस समय के प्रिंसिपल डिटीज़ थे। बट जब हम आगे देखते हैं टाइम के बाद तो ये सारे डिटीज़ हट जाते हैं, नए डिटीज़ आ जाते हैं, बिकम मार्जिनल फिगर्स। जो मार्जिनल फिगर होते हैं उस समय मेन थे, मार्जिनल फिगर्स थे, रेयरली विजिबल इन टेक्सुअल और विजुअल रेप्स। बाद में जब टेक्सुअल और विजुअल जो हमने देखा उसके अंदर इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, इनका कहीं पर भी हमको डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद कौन जगह ले लेते हैं, विष्णु, शिवा एंड गॉडेस and goddess in the Vedic mantras. These have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious discrepancies, भले कुछ हो इन discrepancies के बीच में, Vedas continue to be revered as authoritative. वेदास अभी भी ऑथोरेटिव माने जाते हैं, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हो, चाहे वो इंद्र, सोम, वरुण से रिलेटेड हो, शिव, विष्णु और गॉडेस से रिलेटेड हो। थोड़ा ये चैप्टर का जो ये वाला पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसको हमको समझना होगा, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हम एक बार इसको ये वाला पैराग्राफ यहीं पर छोड़ के एक बार इसको रिवाइज कर लेते थे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या। तो मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए कैमरा ऑफ करूँगा ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। मैं इसको थोड़ा इजीली हाथ में लेना चाहता हूँ। तो क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि वी सॉ इन चैप्टर 4 दैट बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम सी द लैंडस्केप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विथ ए वेराइटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, certain beliefs, religious beliefs and practices other have been reconstructed from textual traditions. अब देखो हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा था हेजियोग्राफीज, मतलब बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स। कौन लिखते थे बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स? उनके फॉलोवर्स, उनके मेंबर्स, रिलीजियस लोग लिखते थे। दीज मे नॉट लिटरली एक्यूरेट नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ इससे मिलता है। ये टॉपिक आता है कि जो पुरानिक जो ट्रेडिशन थे, इधर देखो, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस फेज इन द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज, यानी विजिबल करने लगे, किसको करने लगे, जो गॉड और गॉडेस जो होते हैं उनको विजुअलाइजेशन हुआ उनका। ठीक है, और मेजर डिटीज़ कौन सी हो गई जब पुरानी ट्रेडिशन आया। जो नया वाला जो ट्रेडिशन था, पुराना वाला तो वैदिक था, याद रखना वैदिक ट्रेडिशन के अंदर हमने देखा अभी प्रिंसिपल डिटीज़ थे इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, ये सब वैदिक वाले जो ट्रेडिशन थे, ऋग्वेदिक या प्रो वैदिक या उत्तर वैदिक जो आया है उसके अंदर।
लेकिन बाद में जो पुरानी जो नया ट्रेडिशन जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, भक्ति सूफी ट्रेडिज्म, इसके अंदर नए मेन कौन गॉड बन गए? जो नए गॉड थे वो कौन थे? विष्णु शिवा एंड गॉडेस, विष्णु शिवा एंड गॉडेस बन गए। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब होता है कि जब दो टाइप अलग अलग टाइप के कल्ट्स होते हैं वो एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसके अंदर ग्रेट ट्रेडिशन और जो लिटिल ट्रेडिशन जब दोनों मिलते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? जब हायर वाले लोग को देखकर, जिसके अंदर डोमिनेंट ग्रुप हो गया प्रिस्ट लोग हो गए, द प्रिस्ट एंड द रूलर क्लास, इन लोगों को देखकर पीजेंट्स जब फॉलो करते हैं, व्हेन द पीजेंट्स फॉलो बाय लुकिंग एट दीज डोमिनेंट ग्रुप्स, तो ये वाला होता है ग्रेटर ट्रेडिशन, यानी ऊपर से आ रहा है ग्रेट ट्रेडिशन। और जो लिटिल ट्रेडिशन क्या होगा? जो वो लोग खुद कंपोज कर देते हैं, यानी उनका खुद का ऑन मेड, उनकी सोसाइटी में होता है, ऊपर नीचे कहीं देख के नहीं उन्होंने बनाया, खुद से बनाया होता है, तो वो होता है लिटिल ट्रेडिशन। तो उन्होंने बोला कि जब लोकल डिटीज़, जो उनकी लोकल जो वर्शिप थी, कल्ट्स थी, जब उन्होंने उनको पुरानी ट्रेडिशन से जोड़ दिया तो क्या बन गई? वो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स बन जाता है। तो ये हमने देखा। और दो काम चल रहे थे सोसाइटी में, एक तो संस्कृत वर्ड्स के अंदर क्या हुआ? कंपाइलेशन ऑफ पुराण्स हुए, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? शूद्र एंड वुमेन्स भी क्या कर सकते हैं? पुराणों को पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ? खूब सारे लोग थे जिन्होंने अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के अंदर इन लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जगन्नाथ जी का इसमें नाम आता है कि कुछ लोग, वो लोग बोलते हैं कि एक लोकल जो हिस्टोरियन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये बोलते हैं कि ये लोकल डिटी हैं और इनको पुरानी के मेथड में विष्णु का फॉर्म मान लिया गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। लोकल जो उनकी पूजा पद्धति थी इसके अंदर उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन से इसको मिक्स कर लिया, बट एक्चुअल में नहीं, इसकी एक अलग स्टोरी है, वो कभी सुनाएंगे आपको। तो ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन हमने देख लिया है। इसके आगे देखते हैं डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर मान लो तांत्रिक वाला ग्रुप है या ये अग्नि सोम वाला ग्रुप है, तो इसके अंदर डिफरेंस हुआ है। तो ये डिफरेंस हम लोग अगली वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास। घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो।